नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। बचपन से लेकर जवानी की दहलीज लांघने तक जो चीजें इंसान को सबसे ज्यादा लुभाती हैं, उनमें चांद भी है। हमारे ग्रह पृथ्वी से करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर बसा चांद। माँ की कहानियों में चंदा मामा हो जाता है। यही माँ जब प्यार से बेटे को दुलारती है तो चंदा बेटा हो जाता है। प्रेमी इस चांद में अपनी प्रेमिका का चेहरा देखते हैं तो इसकी चांदनी पर न जाने कितना साहित्य लिखा जा चुका है। चांद की उम्र 453 करोड़ साल बताई जाती है, लेकिन इसकी चाल पर उम्र का कोई असर नहीं पड़ा। इसकी एक परिक्रमा 27 दिन, 7 घंटे, 43 मिनट और 11.47 सेकंड में पूरी होती है। बहरहाल, ये हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। वैज्ञानिकों का दावा है कि पृथ्वी और चांद का जन्म एक साथ हुआ। कुछ वैज्ञानिकों का विचार यह भी है कि चांद पृथ्वी से ही टूटकर बना है। शायद इसीलिए धरती के परे जब जीवन की बात शुरू होती है तो इंसान के ख्याल में सबसे पहले चांद आता है। इंसान बार बार चांद पर जीवन तलाशने के लिए गए, लेकिन वहां एलियंस जैसे जीव नहीं मिले। हाल ही के वर्षों में धरती पर बढ़ती आबादी के बोझ ने चांद को नई संभावनाओं का केंद्र बना दिया है। अब कोशिशें वहां इंसानों को बसाने और रहने लायक वातावरण बनाने की है। इस तैयारी में भारत भी पीछे नहीं है। विशेष में आज हम इन्हीं कोशिशों पर बात करेंगे, बताएंगे चांद पर इंसानों के लिए घर कैसे बनेंगे। इसके अलावा चांद को छूने की इंसान की तमाम कोशिशों की भी आपको जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चांद पर ऐसे घर बनाने जा रहा है जिनमें कुछ दिन ठहरा जा सके। इसके लिए 3D प्रिंटर और रोबोट को चांद पर भेजा जा रहा है। ये मशीनें चांद की मिट्टी और दूसरे पदार्थों का इस्तेमाल करके चांद पर इग्लू जैसे घरों का निर्माण करेंगी। चांद हमेशा से हमारी कल्पना के केंद्र में रहा है। नानी के किस्से और मां की कहानियां चंदा मामा के आंगन में जवान होती थीं। जवानी के अफसाने चंदा की चांदनी में लिखे जाते थे। चांद का धरती से इश्क भी उतना ही पुराना है जितना धरती और चांद की उम्र। मोहब्बत का मारा चांद धरती के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। इस मोहब्बत के दरमियान कोई आ जाए तो गुस्से में चांद का चेहरा ग्रहण खा जाता है। बहरहाल चांद हम सबको लुभाता है। इंसान कल्पनाओं की दीवार गिराकर चांद को छूना चाहता है। इसी चाहत में साल दर साल चांद पर पहुंचने की कोशिशें करता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत ज़माने से इसके ऊपर सोच तो थी ही, अब काम भी शायद शुरू हो गया है। एक तो वैज्ञानिकों का हमेशा, ये मानवता का भी और वैज्ञानिकों का भी ये ख्वाब रहा है कि हम चांद पर जाकर के बसें। चांद को छूने की तमन्ना और चांद पर पहुंचकर रहने का लोगों का सपना जल्द पूरा हो सकता है। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो लोग छुट्टियां मनाने चांद पर जा सकेंगे। चांद पर पानी का पता मिल ही चुका है। अब इसरो वहां घर बनाने की तैयारी कर रहा है। इन घरों को बनाने के लिए चांद की मिट्टी और दूसरे पदार्थों का इस्तेमाल होगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने चांद पर घर बनाने के लिए 5 तरह के डिजाइन तैयार किए हैं। ये कुछ इग्लू जैसे हैं और इन्हें बनाने के लिए 3D प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो बात आई है उसमें ये है कि आने वाले कुछ दशकों में जब हम लोग चांद के ऊपर जाके अगर रहना चाहें तो हमारे लिए वहाँ रहने का क्या साधन होंगे, क्योंकि वहाँ ना तो वहाँ वातावरण है जहाँ हम लोग खुली हवा में सांस ले पाएँ। तो एक तरह से वो एक बंद एक एनवायरनमेंट जैसे होती है, कंसील्ड एनवायरनमेंट, उसी में सब लोग रहेंगे। तो उसके लिए चांद के ऊपर ही जो वहाँ जो मटेरियल है, मिट्टी है जो चांद की, और बाकी वहाँ जो चीज़ें हैं उसी का इस्तेमाल करके इग्लू जैसे घर वहाँ बनाने की अभी इनकी टेस्टिंग चल रही है, जिसको ये अपनी लैब में, इसरो में ये करते हैं। चांद पर बनने वाले घर कुछ अंटार्कटिका में बनने वाली भारतीय चौकियों जैसे होंगे। इसे बनाने में जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा उसके गुण चांद की मिट्टी से तकरीबन मिलते जुलते हैं। गौरतलब है कि अपोलो मिशन के तहत चांद से मिट्टी के नमूने लाए गए थे।
हालांकि चांद पर घर बनाने की होड़ में भारत अकेला देश नहीं है। अमेरिका समेत कई और देश इस होड़ में लगे हैं। सबकी कोशिश है कि ऐसा घर बना लिया जाए जिसमें चांद पर ज्यादा से ज्यादा दिन ठहरा जा सके। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। धरती के अलावा और किस किस ग्रह पर जीवन हो सकता है? ये सवाल आदिकाल से मानव की सोच का अहम हिस्सा रहा है। चांद पर जीवन की संभावनाएं तलाशने के लिए इंसान चांद तक पहुंचा। जब वहां इंसान नहीं मिले तो फिर शुरू हुई चांद पर लोगों को बसाने की कवायद। इस कवायद पर एक नजर डालते हैं। 1901 में ब्रिटिश लेखक H.G. वेल्स ने एक किताब लिखी, द फर्स्ट मैन इन द मून। ये बेडफोर्ड नाम के व्यापारी और केवर नाम के वैज्ञानिक की कहानी है जो चांद पर पहुंच जाते हैं। यहाँ उनका सामना कीड़ों जैसे प्राणियों की एक अत्याधुनिक सभ्यता से होता है जिन्हें सेलेनाइट्स कहा जाता है। चांद पर जीवन की कल्पना को लेकर न ये पहला उपन्यास था और न आखिरी। बिजली की खोज होने तक चांदनी रात के समय इंसान के लिए सबसे बड़ा कौतूहल थी। इसी कौतूहल ने इंसानों को चांद की तरफ लगातार आकर्षित किया। गैलीलियो ने इंसान को मौका दिया कि वो चांद को करीब से देखें। इसके लिए 1610 में दूरबीन बनाई, लेकिन चांद को देखने भर से इंसान संतुष्ट न था। चंद्रमा पर इसलिए मुश्किल है कि वहाँ एक तो जैसे हमारी धरती के चारों तरफ कवच है एक हवा का, और उसमें तरह तरह की गैस मौजूद हैं जिसमें ऑक्सीजन के बिना ज़िंदगी नहीं हो सकती। चंद्रमा पर ऐसा कोई कवच मौजूद नहीं है, तो इसकी वजह से परेशानी आती, वहाँ पर ज़िंदगी नहीं पनप सकती नॉर्मल हालात में। दूसरी परेशानी यह है कि पानी जिस तरह से हमारी धरती के ऊपर है वहाँ नहीं है, और उसकी वजह यह है कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, वो हमारे मुकाबले में बहुत कम है, 6 गुना लगभग 7 गुना कम है। 1833 में अंग्रेज खगोल वैज्ञानिक जॉन हर्शेल ने चांद की सतह को लेकर अपनी किताब प्रकाशित कराई। उनके चांद पर हरी भरी घाटियां थीं। उन्होंने दावा किया कि चांद पर नीली चट्टानें हैं, वहां सफेद रेतीले किनारों से घिरी नीली झीलें हैं और कल कल बहती नदियां भी हैं। 1900 में सरस्वती पत्रिका में केशव प्रसाद सिंह की विज्ञान कथा चंद्रलोक की यात्रा छपी। बहरहाल चांद की तरफ पहला इंसान 16 जुलाई 1969 को अमेरिका के केप कैनेडी स्पेस स्टेशन से रवाना हुआ। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 चांद तक पहुंचा। इसकी सतह पर इंसान के पहले कदम पड़े। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से 8:26 पर प्रथम चंद्रयात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह को छुआ। ये चांदनी के घर में आदिकाल से लुभाते चले आ रहे चांद से इंसान की पहली मुलाकात थी। जब नासा ने जब पहला इंसान भेजा था 1969 में, तब तो एक तरह से एक रेस थी कि मेरे को सबसे पहले इंसान को भेजना है। लेकिन अब हम लोगों को, सब देशों को ये पता चल चुका है कि जो भी अभी होना है, अगला जो स्टेप आना है, हमें जो चांद के ऊपर ही जाना है, और उसके लिए ये लोग पहले से ही काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं। इनके कई नासा के कई सैटेलाइट ऐसे हैं जो पूरे के पूरे चांद को भी मैप कर रहे हैं ताकि किस जगह पर कौन सा खनिज मिलता है, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पर जाके कोई अपनी बस्ती बसाएंगे तो सारे का सारा सामान जो होगा, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, वो चांद से ही हमें लेना पड़ेगा, ना कि हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे। नील आर्मस्ट्रांग ने अपना बायां कदम चांद पर रखा और कहा, हालांकि ये मानव का छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए ये बहुत ऊंची छलांग है। मानव को चांद पर न कोई बस्ती मिली, न उसके कल्पना में उड़ान भरते एलियन। चांद पर चरखा काटती वो बुढ़िया भी न मिली जो रात भर चांद को तकने के लिए मजबूर कर दिया करती थी। वहां थे तो दूर दूर तक फैले सुनसान रेगिस्तान से इलाके और क्रेटर नाम के बड़े बड़े गड्ढे, लेकिन चांद पर जीवन को लेकर मानव की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। चांद पर स्टेशन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण अब तक ये था कि हम स्पेस में स्टेशन बनाएं, जिस पे मास्टरी हासिल कर ली गई है, जिसकी शुरुआत रूस ने की थी। सोवियत रूस के ज़माने में हमने स्पेस स्टेशन बनाया था। अब अगला कदम है
चांद के ऊपर स्टेशन बनाने का। चांद के ऊपर स्टेशन बनाने के दो तरीके हैं, या तो हम भेज दें वहाँ सैटेलाइट की तरह से, जिस तरह से हम धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला स्टेशन बना रखा है हमने, उस तरह का स्टेशन बनाए, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम वहाँ सरफेस पे उसकी सतह पर उतरें और वहाँ पर घर बनाएं, कॉलोनीज बनाएं, इग्लू बनाएं। चांद पर मानवीय मिशन भेजे जाते रहे। सिर्फ 1969 से 1972 के बीच 12 अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरे। उन्होंने करीब 166 घंटे चांद पर गुजारे और ये वहां से मिट्टी और चट्टानों के टुकड़े पृथ्वी पर लाए। इन नमूनों का वजन 385 किलोग्राम से ज्यादा है। कई मानव रहित विमान और रोबो रोवर यानी रोबोटिक वाहन भी चांद की सतह पर प्रयोग करने और वहां का वातावरण समझने के लिए भेजे गए। इनमें भारत का चंद्रयान मिशन भी शामिल है। इंसान ने चांद की सतह, वहां हवा और पानी की मौजूदगी को लेकर तमाम तरह के प्रयोग किए हैं। अमेरिका, यूरोप और रूस के अलावा भारत भी इन प्रयोगों का हिस्सा है। इन तमाम परीक्षणों के बाद इंसान इस नतीजे पर पहुंचा है कि चांद पर इंसानी बस्तियां हकीकत में बसाई जा सकती हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। साल 1972 में चांद पर पहुंचने वाले यूजीन सेरेनन आखिरी अंतरिक्ष यात्री थे। उनके बाद से अब तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया है। ये मौका जाहिर बात है भारत को भी नहीं मिला, लेकिन भारत ने अपने मिशन चंद्रयान से चांद तक पहुंच बनाने में बड़ी कामयाबी हासिल की। आइए देखते हैं भारत का मिशन चंद्रयान। चांद पर पहुंचने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए भारतीय वैज्ञानिक मिशन के तहत साल 1999 में भारतीय विज्ञान अकादमी की बैठक में पहली बार विचार किया गया। इसके अलावा सन 2000 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी में भी चर्चा हुई। इसी फोरम की सिफारिशों पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने राष्ट्रीय चंद्र मिशन टास्क फोर्स गठित की। इसके बाद भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान 1 को मंजूरी दी। पहला मिशन जब गया था, चंद्रयान 1 जब गया था 2008 में, तो उस मिशन में जो सैटेलाइट था वो चांद के ऊपर उतरा नहीं था, वो चांद के चक्कर काट रहा था। और फाइनली उन्होंने जब उसका समय ख़त्म होने को आया, उसका जो कार्यकाल का जो समय है, तब उन्होंने एक बहुत ही एक भारी ऑब्जेक्ट उस सैटेलाइट में से चांद के ऊपर फेंका था, ताकि उनको वो पता चल सके कि भाई चांद की धरती किस तरह से बनी हुई है। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक चांद पर भेजने के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिन्होंने इससे पहले ये सफलता हासिल की थी। चंद्रयान 1 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C2 रॉकेट के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी और बर्फ की तलाश के साथ साथ खनिज और रासायनिक तत्वों का पता लगाना और चंद्रमा के दोनों ओर 3D फोटो तैयार करना भी था। सभी प्रमुख उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद मई 2009 में चंद्रयान 1 की कक्षा को 200 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। चंद्रयान 1 के मिशन का समय 2 साल था। चंद्रयान मिशन एक किसी मिशन को नहीं देखना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि इसरो का इतिहास क्या रहा है। इसरो ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए और फिर हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जो पहली बार सैटेलाइट भेजने का कदम था। उसके बाद दूसरा बहुत बड़ा कदम हमारा था मल्टीपल सैटेलाइट्स को भेजने का और उनको सही जगह पे दागने का। और उसके बाद का बहुत बड़ा कदम था चंद्रमा के ऊपर अपना सैटेलाइट भेजने का। और उसके बाद का कदम जो बहुत सक्सेसफुल कदम था वो था मार्स के ऊपर जाने का। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद इसरो अपने अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 2 की तैयारियों में जुट गया है। चंद्रयान 2 के तहत इसरो पहली बार चंद्रमा के लिए ऑर्बिटर, रोवर और लून लैंडर भेजेगा। इसके लिए इसरो ने लून लैंडर पर परीक्षण भी शुरू कर दिए हैं। दरअसल लून लैंडर चंद्रयान 1 मिशन का उन्नत संस्करण है जिसे इसरो ने विकसित किया है। चंद्रयान 2 को GSLV प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। इस अभियान से नई तकनीकों के इस्तेमाल और परीक्षण के साथ साथ नए प्रयोगों को भी बढ़ावा मिलेगा। पहिएदार रोवर चंद्रमा की सतह पर चलेगा और ऑन साइट विश्लेषण के लिए मिट्टी या चट्टान के नमूनों को एकत्र करेगा।
इन आंकड़ों को चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के जरिए पृथ्वी पर भेजेगा। चंद्रयान 2 का लॉन्च वजन 3,250 किलोग्राम होगा, जबकि इस पर पेलोड का वजन 1,400 किलो होगा। इस अभियान पर कुल 800 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। चंद्रयान 2 पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चांद हमेशा से इंसान के लिए कौतूहल का विषय रहा है। चांद को लेकर हमेशा से वैज्ञानिकों और पूरी मानव जाति जिज्ञासु रही है। पृथ्वी के सबसे करीब और सबसे ठंडे इस ग्रह को पृथ्वी से बाहर जीवन के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता रहा है। यही वजह है कि अनेक देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां समय समय पर चांद पर अपने यान भेजती रही हैं। वो 20 जुलाई 1969 की तारीख थी जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद अमेरिका ने 5 और अभियान चांद पर भेजे। साल 1972 में चांद पर पहुंचने वाले युगीन सेरनेन आखिरी अंतरिक्ष यात्री थे। लेकिन करीब आधी सदी के बाद अमेरिका ने फिर से ऐलान किया है कि वो चांद पर इंसानी मिशन भेजेगा। इस ऐतिहासिक मिशन के लिए दुनिया की 2 प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस मिशन यानी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA आपस में सहयोग करेंगे। नासा के अनुसार 2018 में इस मिशन का परीक्षण किया जाएगा और 2021 में इंसान को चांद पर भेजा जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और एयरबस जैसी कंपनियां भी इस मिशन के लिए नासा का सहयोग करेंगी। इस अभियान के तहत सबसे पहले 2018 में ओरियन यान का परीक्षण किया जाएगा। ओरियन यान के जरिए ही इंसान को चांद पर भेजा जाएगा। परीक्षण के शुरुआत में पहले इस यान को चांद पर पहुंचाया जाएगा। इस दौरान कोई इंसान इसके अंदर नहीं होगा। इसके बाद 2021 में ओरियन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर लेकर जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इस यान का सप्लाई मॉड्यूल तैयार कर रही है। दरअसल अपोलो यान के रिटायर होने के बाद दुनिया में ऐसा कोई दूसरा यान नहीं है जो इंसान को चांद या मंगल ग्रह पर ले जा सके। जब हमें मंगल ग्रह के बारे में पता लगना शुरू हुआ कि वहाँ ज़्यादा आसान है, दूरी ज़्यादा है तो पहुँचना मुश्किल है, लेकिन आसान है घर बनाना और आबादी बसाना, तो साइंटिस्टों का ख्याल था कि पहले शायद हम मंगल ग्रह पर बस्तियाँ बसाएंगे, उसे कॉलोनाइज करेंगे। ये शब्द बहुत अच्छा नहीं है अंग्रेज़ी में कॉलोनाइज करने का, लेकिन बहरहाल अगर इसे इस्तेमाल करें तो वहाँ कॉलोनीज बसाई जाएंगी। अगर ये इसरो ने अपने हाथ में बीड़ा उठा लिया है तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है और इसमें तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल में। नासा के इस ओरियन यान को स्पेस लॉन्च सिस्टम नाम के रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। यह रॉकेट ओरियन अंतरिक्ष यान को आसानी से धरती की कक्षा से बाहर ले जाने में सक्षम है। नासा का ये ओरियन यान चांद पर इंसान को पहुंचाने वाले अपोलो यान का रिकॉर्ड तोड़ेगा। 70 मीट्रिक टन वजनी यह यान अपोलो यान से 30,000 मील अधिक दूर तक जा सकता है। ओरियन यान कुल 2,75,000 मील की दूरी तय करेगा। ओरियन यान का मिशन कुल 22 दिनों का होगा। यह यान न केवल चांद पर बल्कि मंगल समेत दूसरे छोटे ग्रहों पर भी यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा। चांद हमारे लिए जो है एक तरह से अगला स्टेप है। अगर हम लोग कहीं दूसरी जगह पे जाना है, आगे मार्स पर जाना है, किसी और प्लैनेट पर जाना है, तो चांद एक तरह से हमारा एक आउटपोस्ट बनेगी। तो उसी के लिए ये सारी तैयारियां अभी शुरू हो रही हैं। अगर आप बात करें चंद्रयान 2 की बात करें, वो भी हम लोग इसीलिए भेज रहे हैं कि आने वाले समय के लिए हम लोग जो हमें रिसर्च करनी है कि वहाँ क्या और कैसे हम इंसान को बसा पाएंगे। इस ओरियन यान को नासा और ESA के वैज्ञानिक 2 हिस्सों में तैयार करेंगे। इन 2 हिस्सों को एल्युमिनियम के साथ अलग अलग टुकड़ों से बनाया जाएगा। यान के एक हिस्से में तकनीकी सिस्टम होगा, जबकि दूसरे हिस्से में अंतरिक्ष यात्रियों के बैठने की जगह होगी। इन दोनों हिस्सों को एक टनल के जरिए जोड़ा जाएगा, जिसके जरिए अंतरिक्ष यात्री विमान के तकनीकी सिस्टम तक आसानी से पहुंच सकें। इस टनल को इमरजेंसी पैराशूट से लैस किया जाएगा ताकि किसी भी दुर्घटना के हालत में अंतरिक्ष यात्रियों का बचाव भी संभव हो सके। जो भी देश इसमें अगुवाई कर रहे हैं, जैसे अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, रूस है, यूरोपियन यूनियन इसमें बहुत आगे जाने की कोशिश कर रही है, चीन है, जापान
में काफ़ी तरक्की पर हैं ये साइंस और टेक्नोलॉजी, जिसे हम स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ऐसे हालात में अगर हमारा देश इसमें आगे बढ़ रहा है तो हमारे लिए बहुत सीख भी होगी और हम अगली कतारों में भी दुनिया की खड़े हो जाएंगे। इससे पहले नासा ने अपने अपोलो यान के जरिए अनेक बार चांद पर इंसानों को भेजने की कोशिश की, जिसमें कई बार कामयाबी मिली और कई बार असफलता भी। चांद पर इंसान को उतारने में नासा की पहली सफलता 20 जुलाई 1969 को मिली, जबकि अपोलो 11 यान के जरिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा। इसके बाद नासा ने 1969 में ही अपोलो 12 यान और 1971 में अपोलो 14 यान चांद पर भेजा, जो अपने अभियान में सफल रहे। 1971 में ही नासा ने अपोलो 15, 1972 में अपोलो 16 और आखिरी बार 1972 में अपोलो 17 यान के जरिए चांद पर इंसान को भेजा। दरअसल चांद पर किसी इंसान को भेजना बहुत ही महंगा सौदा है। भारी भरकम बजट के कारण कई बार इस तरह के अभियान शुरू नहीं हो पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब सवाल यह है कि चांद पर घर बनाएगा कौन और किस तकनीक से। इसके लिए इसरो की अगर बात करें तो इसरो रोबोट और 3D प्रिंटर चांद पर भेजेगा। 3D प्रिंटर आम प्रिंटर नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी मशीनें हैं। लेकिन सवाल यह है कि 3D प्रिंटिंग होती क्या है और इस तकनीक से चांद पर घर कैसे बनेंगे। जाते जाते आपको इसी खास रिपोर्ट के साथ छोड़े जा रहे हैं, लेकिन आपको याद दिला दें, आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा हमें इंतजार रहता है। नमस्कार। प्रिंटिंग की तकनीक दुनिया में सैकड़ों साल पहले आ चुकी है। माना जाता है कि 11वीं शताब्दी या शायद उससे पहले भी प्रिंटिंग की तकनीक चीन से शुरू हुई और फिर वहां से कोरिया होते हुए दुनिया के तमाम हिस्सों में पहुंची। प्रिंटिंग ने पहले लाख और फिर धातुओं के जरिए छपाई का सफर तय किया और 14वीं शताब्दी में यूरोप के जोहानेस गुटेनबर्ग ने जब शीशे को पिघलाकर सांचों में ढालना शुरू किया तो प्रिंटिंग की दुनिया ही बदल गई और वहां से लेकर आज हम 2D और 3D प्रिंटिंग के युग में खड़े हैं। 2D प्रिंटिंग से अक्सर लोग वाकिफ रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये 3D प्रिंटिंग क्या है। अब से लगभग 30 साल पहले जब मैंने पहली बार पेपर देखा था कि एक कोई ऐसी मशीन होगी जिसमें दुनिया के किसी भी एक हिस्से में एक तस्वीर खींची जाएगी कलर, और वो तस्वीर दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से में भेजी जा सकेगी, तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था और मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को, साइंटिस्ट को दिखाया था कि एक कोई ऐसी चीज़। वैसे ही 3D का है कि आम नहीं है बहुत, लेकिन 3D मशीन से हम वो कुछ क्रिएट कर सकते हैं 3 डायमेंशन में। यानी अगर दीवार खड़ी करनी है तो दीवार, मूर्ति खड़ी करनी है तो मूर्ति बना सकते हैं, ग्लास बनाना है तो ग्लास बना सकते हैं। अगर इस मशीन को बड़ा कर दिया जाए, जैसे अब अवेलेबल हैं मशीनें जो ज़्यादातर साइंस के काम के लिए इस्तेमाल होती हैं, ऐसी मशीनों को वहाँ पर भेज करके कंस्ट्रक्शन करना आसान हो जाएगा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 3D यानी 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के परंपरागत माध्यमों में आप कागज, कपड़े या किसी दूसरी सतह पर छपे हुए शब्दों या चित्रों को बखूबी देख सकते हैं, लेकिन 3D प्रिंटिंग छपी हुई वस्तु, अक्षर या चित्रों को देखने ही नहीं, बल्कि उन्हें छूने और महसूस करने की तकनीक का नाम है। 3D प्रिंटिंग तकनीक में सबसे पहले जिस चीज का प्रिंट लेना हो, उसकी 3D मॉडलिंग की जाती है। मॉडलिंग यानी आम भाषा में डिजाइनिंग। इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। वस्तु का मॉडल तैयार होने के बाद उसे 3D प्रिंटर में प्रोग्राम किया जाता है। ये प्रिंटर वस्तु को किसी सतह पर नहीं छापते, बल्कि उसे वास्तविक रूप देकर इस्तेमाल के लायक बना देते हैं, जैसा आप इस वीडियो में इस बॉल को देख रहे हैं। इसे आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। घरों और दफ्तरों में छपाई के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर्स में छपाई के लिए तरह तरह की इंक का इस्तेमाल होता है, लेकिन 3D प्रिंटिंग में आमतौर पर प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। प्रिंटर के दिमाग में वस्तु की आकृति पहले से ही डिजाइन करके फीड है।
इसलिए वो बिना किसी मानवीय मदद के अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से प्लास्टिक से वस्तु का पूरा ढांचा तैयार कर देता है। आजकल 3D प्रिंटिंग मशीनों से रोबोट से लेकर बड़े बड़े घर बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो ये आएगी उसमें 3D प्रिंटिंग, जिसको हम लोग आजकल बात करते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ हम लोग रेप्लिकेट कर लेते हैं 3 डायमेंशन में, तो वहाँ पर चांद की मिट्टी लेके और वहाँ का सामान लेकर 3D मशीन जो है, प्रिंटिंग मशीन जो है वहाँ रोबोटिक जो होंगी, उसी के द्वारा वो सब बनाया जाएगा। तो उसके ऊपर जो शुरू के जो टेस्ट हैं वो इसरो के अंदर चल रहे हैं। इसरो चांद पर इग्लू नुमा जिन घरों को बनाने पर शोध कर रहा है, उनमें भी यही 3D प्रिंटिंग तकनीक काम करेगी। होगा दरअसल ये कि धरती पर पहले इन घरों की मॉडलिंग यानी डिजाइनिंग होगी, जिसका काम इसरो ने शुरू कर दिया है। फिर इसे स्पेसक्राफ्ट की मदद से चांद पर भेजा जाएगा। चांद पर पहुंचने के बाद 3D प्रिंटर अपना काम शुरू कर देगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि इसे बनाने में खास तरह की मिट्टी का इस्तेमाल होगा। माना जाता है कि नासा की टीम अपोलो मिशन के दौरान इस तरह की मिट्टी चांद से लेकर आई थी। इसरो ने रिसर्च के जरिए इससे मिलती जुलती मिट्टी भारत में ही तैयार कर ली है। ये मिट्टी तकरीबन वैसी ही है जैसी मिट्टी चांद पर होती है। इग्लू जैसे घर बनाने के बाद भारतीय वैज्ञानिक न सिर्फ चांद पर पहुंच पाएंगे, बल्कि वहां इन खास तरह के बने घरों में कुछ वक्त भी बिता पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।